नज़र कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वक्त रेवाड़ी शहर की जानी मानी हस्ती हैं और कई जगह सोशल और जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारे तमाम दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और आपका सोशल जो फैमिली है वो फैमिली डिटेल्स के बारे में आप जानना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्कार पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस काबिल हमको समझ रहे हैं करने का। हाँ मैं तो सबसे पहले आप बताइए कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है। मेरी पर्सनल लाइफ ये है कि मैं राजस्थान सिंगाना के पास की हूँ। अच्छा। और प्रॉपर मेरा गांव कलाखरी है और HCL है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतरी नगर। वहाँ से मैंने 12th तक एजुकेशन ली। उसके बाद जयपुर गए, जयपुर में ग्रेजुएशन किया, फिर PhD किया अजमेर से, अजमेर यूनिवर्सिटी से। बॉयज़ कॉलेज है श्री गंगानगर में, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से मैंने PhD किया। आफ्टर डैट मैंने लॉ किया, MSW किया है, एजुकेशन से MA किया है और ज्योग्राफी से 4 सब्जेक्ट में मैं MA। मतलब आपने 4 सब्जेक्ट में MA किया है। जी। और आपकी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन रही वो कॉपर से रही। हाँ। जो एक तरह से जहाँ पे कॉपर में ग्राउंड से कॉपर निकलता है, राजस्थान की जानी मानी हाँ, जगह है एशिया का जहाँ- पहला नंबर का कॉपर प्रोजेक्ट है वहाँ पे। तो फिर आपके फादर उसमें क्या हाँ। इसी इंडस्ट्रीज में थे? हाँ, पापा हमारे बिट्स पिलाने से इकोनॉमिक्स से MA थे, 1960 में किया था। तो वहाँ पे एज ए वर्क स्टडी ऑफिसर अपॉइंटेड थे। तो हमारी एक ऑफिसर्स लाइन में पापा का था, तो वहीं से हमने एजुकेशन ली। हम 5 बहन भाई हैं। आज एक भाई डिप्टी मैनेजर है और उसी प्रोजेक्ट में, एक डॉक्टर है, 3 बहनें हैं, एक प्रिंसिपल हैं, एक मैं हूँ, एक दिल्ली में दीदी हाउसवाइफ है। तो आपको इधर हरियाणा में आने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि अच्छा। आप पूरी तरह राजस्थान के हैं, हालांकि कॉपर 1-2 बार मैंने भी विजिट करा है। जी जी जी। तो आप का इधर हरियाणा में कैसे तालमेल बैठा? 2000 में हमारा संस्कार थे कि हमारी मैरिज हरियाणा में हो गई। मिस्टर शैलेंद्र सिंह यादव, जो कि शैलेंद्र मैं सिंह। उनको आइडल समझती हूँ आज के टाइम पे, तो उनसे मेरी शादी 2000 में हो गई थी। तो मैं हरियाणा में आ गई। अब राजस्थान कम हरियाणा की ज़्यादा हो गई। हाँ, मतलब इस वक्त जैसा देखा जाए कि मतलब एक सामाजिक स्तर पर, हालांकि शैलेंद्र जी भी काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं, लेकिन आज वो बैकफुट पे और आप फ्रंट में हैं। तो इसका कारण क्या रहा कि उनको आपने बिल्कुल बैकफुट पे भेज दिया और खुद आप सोशल एक्टिविटीज़ में फ्रंट पे हैं? सर एक बात माफ़ करना, बैक पे नहीं पहुँचाया है, साथ हैं। यदि वो नहीं है तो हम नहीं कर सकते। यानी कि मतलब हर काम में मेरे आप साथ हैं। ये आपके कहने का पर्पस ये है कि फाइनेंशियली भी आदमी को चलना चाहिए और साथ में सोशल भी चलना चाहिए। तो जी। वो आपको एक तरह से अर्निंग सोर्स में, पूरे बिजनेस में वो इन्वॉल्व है, आप जी, सोशल जी, जी। एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ताकि घर तो साइकिल के दोनों पहिए अगर सही होंगे तो साइकिल प्रॉपरली चलेगी। जी जी। अभी हुआ क्या कि यदि हम दोनों ही समाज में आ जाएंगे तो घर भी चलाना है सर। हाँ, वो घर चलाने वाली बात आ जाती है। तो जैसा कि मेरी जानकारी में है कि आप अखिल भारतीय महिला परिषद से भी जुड़े रहे हैं और आपने वहाँ भी काफ़ी समय दिया है। तो आपको वहाँ कैसे अनुभव करा कि जिस तरह के डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स वहाँ आते हैं और उसमें आपको कितनी सफलता मिली? सर मैं एक बात कहना चाहूँगी, समाज सेवा मेरा 1993 में शुरू हो गया था। एक था भौरी देवी केस, राजस्थान में, जयपुर में। राजस्थान में जो भौरी केस हुआ था। हाँ। तो हाँ, उस वक्त मैं जयपुर में थी और अपनी कॉलेज की प्रेसिडेंट थी। निर्विरोध रूप से मुझे चुना गया था उस वक्त। तो हमने सबसे पहला मेरा सामाजिक वो था, उसी से प्रेरणा लेते हुए मैंने अभी जो इसमें काम किया। इसमें फैमिली काउंसलिंग होती है, तो मेरा हर प्रयास ये रहता था कि सॉरी टू से वकीलों को मैं कहूँगी कि मैं उनके पास नहीं भेजती थी कि तुम्हारा डिस्प्यूट हुआ है तो यहीं दोनों आपस पार्टी में मिलो, बात करो, काउंसलिंग करेंगे। और वो घर 95% मेरे अंडर में केस सुलझे हैं, घर बसे।
मतलब आपने वैसी सलाह नहीं दी कि भाई कि अगर आपकी नहीं बन रही तो आप अलग हो जाओ, ये हो जाओ, उसकी बजाय आपने एक समझौता करने में ज़्यादा रुचि दिखाई। हाँ जी, उसके लिए हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, समय ले लो, समझो एक दूसरे को, थोड़ी दूर रह के समझ लो या पास रह के समझ लो कोई, क्योंकि जब मुसीबत आई है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो सोल्यूशन के लिए हम बैठे हैं। हो सकता है हमारी बात अच्छी लगी और उनका घर बस गया। जब आप काउंसलिंग करते हैं हस्बैंड वाइफ के, क्योंकि आपके पास महिला परिषद में मैक्सिमम जो मैटर आएंगे वो हस्बैंड वाइफ से संबंधित आएंगे, जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या डिस्प्यूट है, तो आप उनको कैसे काउंसलिंग दे देते हैं कि वो आपकी बात से सहमत हो जाएं? सर वो क्या है कि थर्सडे को हमारा लगता है, हम जाते हैं, पहले हम उनकी एप्लीकेशन सुनते हैं, फिर हम दोनों पार्टी को बुलाते हैं, क्योंकि एक को सुनने से सोल्यूशन नहीं होता। दोनों अपने हैं, उस वक्त थोड़ा गर्मी भी हो जाती है, लेकिन पेशेंसली हम उनको बिठाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 सिटिंग में एग्जाम्पल्स देते हैं। कुछ कई बार ऐसे भी कहते हैं कि तलाक तो कभी भी ले लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बांधना तो जरूरी है ना। तो एक से नहीं, ज़्यादा मुसीबत आती है, कोई केस हमारे पास 1 साल मैक्सिमम चल जाता है, बस दिक्कत यही है, लेकिन सोल्यूशन हो जाता है। क्योंकि हमारी संस्कृति एक वेस्टर्न संस्कृति या अदर कंट्रीज की संस्कृति एक डिफरेंट है यहाँ, इसीलिए इसमें मतलब जो कोर्ट्स में मामले काफ़ी अर्से तक निलंबित रहते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसका रीज़न यही रहता है कि जज जो जुडिशरी डिपार्टमेंट है वो भी चाहता है कि इसको हो सकता है इनके बीच में समझौता हो जाए, इसलिए उस चीज़ को थोड़ा लंबा लिया जाता है। तो आपकी राय भी यही है? नहीं सर, हम तारीख पे तारीख नहीं देते हैं, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि नई जनरेशन आ जाएगी, नई अपने समाज है, कान भरने वाले और आ जाएंगे, गलत इनपुट मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी हो, कहते हैं ना, घाव को जितनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा मानना अपना पर्सनल ये है कि कोई भी प्रॉब्लम को हम जितनी जल्दी हो सके सॉल्यूशन करें और दोनों के बिहाफ में काम करें। फैमिली का ही नहीं है, बच्चों के साथ भी डिस्प्यूट का आता है, तो वो भी हम देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और कहीं छोड़ देते हैं, तो उनका भी हम काउंसलिंग करते हैं। अब इसी विषय को लेते हुए मैं छोटी सी एक बात आपसे जानना चाहूँगा। जो एक घटना घटी थी कि जब पहली बार रेवाड़ी में महिला थाना स्थापित हुआ था, तो पहली बार ऐसी अटपटी रिपोर्टें जो थी महिला थाने में आई। जैसे एक महिला ने कंप्लेंट कर रखी थी अपने पति के खिलाफ कि जी ये मेरे को मॉल वगैरह में नहीं घुमाते हैं, ठीक है, इस तरह की खबर छपी थी जो शुरुआत में। तो अब लड़के से जब पूछा गया कि जी आप इनको अपनी वाइफ को क्यों नहीं इसमें घुमाते हैं, महिला थाने में पूछा गया कि आप क्यों नहीं घुमाते, कहता जी मैं सुबह जाता हूँ और कंपनी में इतना थका आ आता हूँ, मैं इनको कैसे घुमाऊँ जब मैं खुद ही थका होता हूँ, मेहनत करके आता हूँ। अब ऐसी परिस्थिति जब होती है तो फिर किस तरह का समाधान निकालना चाहिए? सर ये आपने थाने का बताया, एक पर्सनल मेरे पास भी को आया था केस की, मुझे गोलगप्पे वाला न्यूज़ में भी काफ़ी आया था। लड़की ने जिद कर ली कि मेरे को गोलगप्पा नहीं खिलाता, वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन गोलगप्पा भी खाना है तो वहीं खाना है, नाम बताया उन्होंने, BMG के अंदर ही जाना है। तो लड़का प्राइवेट काम करता है, वो रात को 9-10 बजे आता है, तो बोला मैं कैसी पॉसिबिलिटी होती है, माँ के साथ चल जाए या किसी के साथ चल जाए या ला दूंगा। तो एक गोलगप्पे पे ही उनकी तलाक की बात वो हो गई थी। तो ये चीज़ें तो आती हैं। तो आप कैसे समझाते थे? गलती तो इसमें किसी की भी नहीं है। तो नहीं, गलती नहीं है, बच्ची की गलती इसलिए नहीं है कि वो भावुक होगी, कुछ इमोशंस आते हैं, बोल दिया होगा। उसके पीछे मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ यही कारण नहीं होता है, उसके पीछे छोटा मोटा बिल्डअप होके कोई बात बनती है, तब ये बातें सामने आती हैं। अब जैसे कि आप डिस्प्यूट मैटर्स हैं जो मतलब एक वकील ना हो, वकील के जो पार्ट है उसको अलग रख दिया जाए, तो आप एक अच्छी काउंसलिंग करते हैं। लेकिन अब ये आपने इस काउंसलिंग में ये चीज़ कभी अनुभव करी कि इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उनके बच्चों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं कहती हूँ कि मियाँ बीवी की जो बात है, लड़ाई है, झगड़ा है, डिस्प्यूट है, उसका सबसे ज़्यादा असर उन दोनों पे भी ना पड़े, लेकिन बच्चों की लाइफ पे बहुत पड़ता है। और उसको वो यदि बचपन में
ग्रहण हो जाएगी दिमाग में तो वो आगे जा तक दिक्कत करता है। आप काफ़ी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप किस किस संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक स्तर पे आपने क्या काम करा है। सर सबसे पहले 2001 में हमने मिलकर, सर अहिर कॉलेज में प्रोफेसर थे, मैं भी नवप्रेरणा स्कूल की डायरेक्टर थी, ओपनिंग मेरे यहाँ से हुए थे। उसके बाद मूड बनाया उन्हें बिजनेस का, तो दोनों ने मिलकर एक टैली इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूट खोला बिजनेस में। तो साइड बाय साइड सर बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव और सामाजिक थे, तो उसके साथ साथ हमने शुरुआत वहाँ की हरियाणा में। उसके बाद लॉयनेस क्लब है, एक प्लेटफॉर्म क्लब मिल गया कि किसी की सेवा हो जाए, पौधारोपण हो जाए, आपका गरीब है उनकी सहायता हो जाए, तो उसमें मेरे को लाइट इंटरनेशनल से अवार्डेड भी मिला था। और मेरे प्रेसिडेंसी में 25 अवार्ड मैं लेके आई थी। उस वक्त 25 मतलब किस किस क्षेत्र में, थोड़ा सा तो उस क्षेत्र में है कि बेस्ट प्रेसिडेंट, बेस्ट मतलब राइटर, मतलब रिपोर्टिंग का है, और बेस्ट प्रोजेक्ट करना, 45 कैंप लगाना, मेडिकल कैंप लगाना 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल भी नहीं 9 महीना मिलता है हमको। तो इस तरह करते करते हमको उसमें मिला। तो अभी आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। मैं पहले तो साइबर टेक सोल्यूशन टैली हाँ, के वो तो आपका निजी निजी है। हाँ। अखिल भारतीय महिला परिषद में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ एट प्रेजेंट, अपने लर्नर्स क्लब की एक्स प्रेसिडेंट हूँ। कोई भी काम होता है उसमें। एक है चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन, जो कि इंटरनेशनल एक चीज़ है, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट यहाँ पे अपॉइंट किया है, जिससे कि हम बच्चों के बीमारी में, कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर हो गया, या गरीब हैं जिनको बैग बांटना है, या ज़रूरतमंद राशन देना है, पौधारोपण करना है, तो ये सारा काम हम उसमें कर रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, किसी को कोई एक पैसा नहीं लेता। दूसरा फिर है हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन से आई थिंक 4580 लोगों तक हम बेनिफिशियल कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें ये है फीमेल जेंडर साइड के नाम से हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो अभी तक 2 महीने के अंदर अंदर हमने 4578 बच्चे को ये चीज़ के बारे में अवेयर किया है, और उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ रहा है। तो अभी इनके आपके सोशल एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमने ये देखा है कि आपके कुछ निजी एम्बिशंस भी हैं, और कई बार ऐसे देखा है कि जब फेसबुक या सोशल मीडिया पे कि आप ग्लाइडिंग भी करते हैं, जो बड़ा एक नॉर्मल जो महिला है वो सोच नहीं सकती कि आप इतनी सोशल एक्टिविटी के साथ इवेंट्स में भी आप इन्वॉल्व हैं। जी तो जी, आप क्या आप बताना चाहेंगे कि मतलब आप किस किस एक्टिविटीज़ में, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है या उस तरह की एक्टिविटीज़ है इवेंट टाइप में, उसमें इन्वॉल्व सर है। देखने से भी लग रहा होगा या वैसे भी है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर रही हुई हूँ। नेशनल क्रिकेटर? हाँ, क्रिकेटर, राजस्थान टीम की अच्छा। कैप्टन भी रही हूँ 95-6 में। और शौक है, फैमिली का भी है कि सभी इंटरेस्टेड रहते हैं गेम्स में। मेरी बेटी है एक, सरिश्का सिंह, इकलौती बेटी है, वो भी बैडमिंटन में नेशनल प्लेयर है। तो हम तीन, सबका फैमिली का है कि स्पोर्ट्स तो होना चाहिए, स्पोर्ट्स का हो तो अच्छा है। तो अभी आपका जैसे देखा था कि मतलब कि ये जो आपके इधर स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटीज़ थी वो रेवाड़ी में कुछ नज़र आई क्या? सर रेवाड़ी में बहुत से नेताएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ये है, वो ही इन्वॉल्व करते हैं। हम छोटे लेवल पे जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों से करवाते हैं। मेरा उनका फोकस रहता है कि प्राइवेट में सब करा देंगे, लेकिन अपने यहाँ पे की गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें लेबर्स के बच्चे जाते हैं, या सबको पता है थोड़ा गरीब बच्चे आते हैं जिनको, तो उनको हम करते हैं। और हम कहते हैं मौका मिले तो पैसे की वजह से आप पीछे मत हटना, हम सहायता करेंगे। तो टाई कमांडो का भी करके आई है बिटिया एक, उसको भी हमने सपोर्ट किया, टिकट एयर टिकट करके और रहने का, और ये तो ऐसा हो जाता है। तो आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी ऐसी कोई एम्बिशन आपकी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? सर है तो सही, लाइफ बड़ी स्वीट है। मैं चाहती हूँ कि मैंने अपना जीवन बहुत ही खुशहाल और अच्छा किया है, और अपनी शर्तों पे जिया है, और शर्तों से भी समाज का ही कल्याण हुआ है। मैं जुनाइज जस्टिस बोर्ड की एज ए मेंबर हूँ एट प्रेजेंट, बाल किशोर आयोग की रेवाड़ी की। तो उसके काम को भी देखते हुए मुझे 15 अगस्त को
मिनिस्ट्री से अवार्ड दिया गया था कि इतने शॉर्ट टाइम पे इतने अच्छा रिजल्ट आपका है। और तो मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे और महिला और नीडी लोगों के लिए कुछ बन पड़े तो करने की चाहूँगी। जिस मुकाम पे आज आप हैं तो उसके बाद चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी एक इच्छा होती है कि वो राजनीति में उतरें। लेकिन मैंने अब कभी भी आपको राजनीति की किसी भी मतलब एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होते नहीं देखा। तो इतनी दूरियां राजनीति से आपने क्यों बना रखी हैं? सर, मेन मोटो है सामाजिक सेवा। राजनीति में सामाजिक सेवा कम, थोड़ा सा स्वार्थ आ जाता है पार्टी के लिए, मेंबर के लिए। फिर कहेंगे हमें टिकट दो, टिकट के बाद में मिनिस्ट्री दे दो, तो वो एक अलग चॉइस बनती चले जाती है। उसमें नहीं, समाज सेवा में निस्वार्थ होके काम करना। आज यूथ को बहुत प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन की मामला हो, चाहे इसको कह लो कि स्पोर्ट्स का मामला हो, या अपने कैरियर को और आगे किसी फील्ड में लेके जाना हो, वो मामला हो। तो आप यूथ को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लड़का हो लड़की, उससे कोई नहीं, तो उनको प्रॉपरली गाइडेंस जो चाहिए, एक आफ्टर मैट्रिक या आफ्टर +2 जो गाइडेंस चाहिए, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको आगे की प्लान कैसे करनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी बने बच्चा, कुछ भी, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS जो भी बने, उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना। सबसे पहले ये है, अपने पेरेंट्स फैमिली को सपोर्ट करना। जब हम एक अच्छा इंसान बन जाएंगे तो बच्चे को हम कह सकते हैं कि ये लाइन आपके लिए अच्छी है, आप ये के लिए अपना करो। कम पैसा होगा लेकिन खुशहाल जीवन होगा बच्चों का। तो अब मतलब आगे उनको गाइडेंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको मैसेज ये कहना चाहेंगे कि प्रॉपर टाइम दे पढ़ाई को, सेहत पे, शारीरिक भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, शारीरिक, मानसिक और पढ़ाई पे फोकस करें। और सबसे बड़ी है मीडिया, सोशल जो होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, उसमें टाइम वेस्ट कम करें ताकि मेंटल हेल्थ भी बनी रहे और अपने टारगेट पे फोकस बना रहे। तो आपकी शैलेंद्र जी से मुलाकात कैसे हुई? क्या अहिर कॉलेज में आपकी मुलाकात हुई? नहीं सर, मेरी शादी हुई थी सीधी। अच्छा, सर सीधा से। अहिर कॉलेज में बाद में आए थे आप? नहीं, आईआई कॉलेज में सर पढ़ाते थे। सर पढ़ाते थे जी। और शादी हुई थी, उसके बाद हम साथ हैं, और हस्बैंड नहीं कह सकते, एक बेस्ट फ्रेंड और साथ है हमारा। नहीं, आपका वाकई दोनों में अच्छा तालमेल है, और एक वो एक तरह से सपोर्टिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। तो आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।